हाँ, तो कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो तो क्वेश्चन बहुत इजी था ना, एक तरह आई थिंक आंसर बताए ही थे, तो मैं थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, है ना। सो मैथमेटिकली करने की जरूरत है नहीं, वैसे ही दिख रहा है ना वहाँ पे। तो ये मान विटनी टेस्ट ये अभी आएगा नॉन पैरामीट्रिक में, तो ये सब फाइव था ना। हाँ, मतलब ऐसे बहुत लॉजिकल इजी क्वेश्चन है ऐसे, है ना वो। यही था ना। तो इसमें कुछ खास ऐसे है नहीं क्वेश्चन में ना। तो ये सिंपली ये कह रहा है कि आपका ये 98% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये 98% है। अगर इसको 90% कर दो तो क्या होगा, लेंथ कम होगी ज्यादा होगी? अरे ये 98% है, इसकी प्रोबेबिलिटी है थीटा को इसमें होने की। तो 90% प्रोबेबिलिटी 90 से 98%, सो 90% कर देंगे तो क्या होगी, कम होगी ना। हाँ, तो मतलब वो म्यू की जो वैल्यू है एच नॉट वाली वो इसमें आ जाएगी 90% लेवल पे ना। मतलब अभी आप समझो, जैसे ये एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो म्यू आपका टेस्ट करना है 20.5, तो आपका एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है 20.49 से, कहीं पे नंबर है ना अप्रॉक्स, मान लो चलो यही लेता हूँ 20.49 से, और ये है 23.51, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 98% है ना, इस बीच की प्रोबेबिलिटी 98% है। अगर इसको मैं 90% कर दूंगा तो लेंथ क्या होगी, कम होगी ना, ये ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी कम कर रहे हैं हम, है ना। सो 98% प्रोबेबिलिटी है इस लेवल में होने की। तो 90% प्रोबेबिलिटी करने का मतलब क्या होगा, 90% प्रोबेबिलिटी घटाओगे ना, घटाओगे तो इधर कुछ 4% इधर 4% इधर, तो ये बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कहां तक जाएगी, कुछ ना कुछ नंबर हो जाएगा जो भी है, मान लो जैसे 21 मान लो एग्जांपल के लिए, इधर 22 हो गया, ऐसा समझने के लिए मान लो रफली ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ये ऑप्शन जो बोल रहा है कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये जो एच नॉट है अभी कहां बिलोंग कर रही है, 90% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, रिजेक्शन रीजन में, ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये इसके बाहर रिजेक्शन रीजन है। तो ये जो 20.5 है ये कहां बिलोंग करेगी, रफली मैं बना रहा हूं ना, मान लो इस तरह से समझने के लिए। तो जैसे ये हमारा था 20.49 जो कि अप्रॉक्स 20.5 ही है, और ये 23.51 है, तो ये प्रोबेबिलिटी टोटल है 98%। तो 90% करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लो 21 से लेके एग्जांपल के 23 बोल दो, तो ये 90% है। तो जो 20.5 हो तो यहाँ है, तो दिस इज द रिजेक्शन रीजन एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना। सो ये जो म्यू की वैल्यू है एच नॉट वाली, वो अभी कहां बिलोंग करेगी, 90% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, रिजेक्शन रीजन में, है ना। तो विल रिजेक्ट एच नॉट एट 10%। अगर ऑप्शन होता कैन बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी हो सकता था, है ना, जैसे बता रही थी कल, ठीक है। इसने कहा कैन नॉट बी, इसीलिए गलत है ना। सो अगर होता कैन बी रिजेक्टेड तो वो भी हो सकता है, सफिशिएंट गैप इसलिए दिया है ताकि तुम्हें दिखे कि हाँ ये 20.5 एक्चुअली इसके बहुत करीब है। तो जो ही तुम परसेंटेज घटाओगे ना, तो इंटरवल की लेंथ यहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग तो लेंथ घटेगी ना उसकी।
तो 90% लेवल ऑफ 98 का मतलब, हाँ 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया उसका क्या होता हाँ, उसका मतलब डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन ये है कि प्रोबेबिलिटी म्यू की वैल्यू 20.49 से 23.51 में होने की प्रोबेबिलिटी 98% है, 0.98 है, ये मतलब हुआ। तो वो ये इनिशियली ये इंटरवल था, वो इनिशियली आपका जो 98% कॉन्फिडेंस, मतलब ये यहां से लेके और यहां तक, मान लो ये नंबर 20, ये और ये, सो ये आपका इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो एक्सेप्टेंस रीजन है, और उसका जो अपोजिट है वो आपका रिजेक्शन रीजन, ये रिजेक्शन रीजन है आपका, ठीक है। अब ये जो वैल्यू एच नॉट वाली है 20.5 वाली, ये कहाँ है, इसके बहुत क्लोज है। तो जो ही आप परसेंटेज 98% से कम करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी इंटरवल। तो अभी जब 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, सो ये नंबर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। सो यू कैन नॉट रिजेक्ट दिस टेस्ट at 2% level of significance. You cannot reject this H naught at 2% level of significance. तो इसीलिए गलत है ये। और can be rejected at 5% level of significance. अगर इंटरवल थोड़ा सा है ना शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ गया, तो can be rejected. बट यह कैन नॉट भी इसलिए गलत है ना। फिर कह रहा है कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट एनी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, गलत बोल रहे हैं ना। सो अगर 20% लिखा होता कि कैन बी रिजेक्टेड एट 20% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। ये जो लिखा है 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ लो। तो 90% जो ही इसको करेंगे तो लेंथ इसकी घट जाएगी, ये 21 से 23 टाइप का हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट मैं, उसके लिए फिर मैथमेटिकली जो मैं कल ट्राई कर रहा था तो काफी टाइम लगेगा, वो मतलब जरूरत भी नहीं है, ये बस बेसिक्स चेक करना चाह रहे हैं आपका, है ना। तो जब 90% कर लेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, तो ये जो 20.5 है अभी इसमें है, लेकिन ये इसमें नहीं आएगी, जब 90% कर देंगे तो उससे बाहर आ जाएगी। तो वो रिजेक्शन रीजन में, जब 90% कॉन्फिडेंस लेवल लिखेंगे तो रिजेक्शन रीजन में चली जाएगी, 98% में एक्सेप्टेंस रीजन में, 99% में एक्सेप्टेंस रीजन में रहेगी, इस तरह से। जैसे 100% कॉन्फिडेंस लेवल है तो पूरा आर जो हो जाएगा 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे आप, तो वो 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, कि ये फिक्स है कि म्यू की वैल्यू कोई रियल नंबर ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी म्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 है, तो वो जो पूरा रियल नंबर का सेट हो गया वो 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। तो ये है। तो उस केस में ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा ना, उस केस में। किस केस में? 100%। हाँ वैसा रहेगा तो, बट वो रहेगा ही नहीं, है ना। तो क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, फिर उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा। अगर कोई टेस्ट बोला 100% पूरा इंटरवल ही दे दिया तो उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ अगर वैसा होता तो फिर रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो अगर बिलोंग करेगा उसे 100% देगा तो उस तरह से आर दे देगा तो, लेकिन ठीक है इसका ओके है। बाकी अभी थोड़े थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन था वो भी डायरेक्टली थ्योरम है जो मैं कल कह रहा था, तो आज थ्योरम देख लेते हैं, वो डायरेक्टली थ्योरम पे हो जाएगा, जो इसका लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। 17 था वो नहीं, ये वाला भी, ये हाँ ये ना कि लैम्डा 3 और यहाँ लैम्डा मोर देन 3, या इनफैक्ट लैम्डा लेस देन इक्वल टू 3 होता तब भी यहाँ लैम्डा मोर देन 3 वाला केस आएगा। सो एक्चुअली इसका केस ये है कि ये है ना, तो यहाँ से आएगा मोर देन 3 के केस में ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा, है ना। ये है मतलब कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको डायरेक्टली देखना है, तो उसके लिए ये है कि चलो मैं थोड़े थ्योरी पढ़ा देता हूँ फिर आते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन था जहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था ना, कि एनी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट विल नॉट एग्जिस्ट, वो भी डायरेक्ट थ्योरम है। मतलब वो अभी थ्योरम लिखाता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन था ना इसमें पिछले वाले पीडीएफ, इसमें या पिछले वाले में, देखते हैं दोनों में ना। अच्छा तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, या ये जो है अभी देखेंगे, ये तो मल्टी वेरिएट का दे दिया, ये सब तो इजी है। 5 होगा सर, 5 5 होगा, चलो देख लेते हैं।
सो नहीं 5 तो वही है जो अभी कर रहे थे, देखना उस वाले पीडीएफ में था शायद ना, तो उसको देखते हैं, या इसमें कहीं होगा। तो भी कुछ रिजल्ट देखिए जहाँ आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि कहाँ एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, है ना। चलो तो ये हालांकि सेक्शन आप भी पढ़ सकते हो, ये 9.4 सेक्शन है विकर वैद्य वाली बुक में, तो चैप्टर 9 में 9.4 सेक्शन है। है ना, फैमिलीज ऑफ मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो। तो चलो तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। so, जैसे इन्होंने पहले स्टार्ट किया है हाउ टू डिफाइन, है ना, आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, इसका मीनिंग क्या है। देखो अभी आपको पता है जो नीमन पियर्सन लेमा है, एनपी लेमा, जो भी स्पेलिंग देख लेना, नीमन पियर्सन लेमा, वो किसकी गारंटी देता है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए, वो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए थ्योरम है ना, कि लाइक एच नॉट आपके पास है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और एच वन आपके पास है थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। तो इस ये अगर ऐसा है तो कहता है कि जो आपका एक क्रिटिकल रीजन आएगा एल एच नॉट या एल थीटा नॉट, ऐसा मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एच नॉट अपॉन एल एच वन लेस देन इक्वल टू के, ये जो आएगा दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ इट्स साइज, मतलब जो भी साइज फिक्स कर दोगे अपने साइज का यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, जो भी साइज तुम ले लो उसके हिसाब से। तो जो साइज फिक्स करोगे तो के फिक्स हो जाएगा, तो एक यूनिक अल्फा के लिए यूनिक के मिलेगी, तो उसके लिए ये होता है। तो इसकी लेकिन अब जब टेस्ट आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है एच नॉट जैसे थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट, और एच वन है थीटा मोर देन थीटा नॉट, या ऐसा क्वेश्चन है कि थीटा मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट, एच वन है थीटा लेस देन थीटा नॉट, या फिर जैसे है कि एच नॉट में थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और एच वन आपका है थीटा मोर देन थीटा नॉट, इस तरह से, या थीटा लेस, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं थीटा इक्वल टू थीटा नॉट और एच वन है थीटा लेस देन थीटा नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है जो डायरेक्टली आपको बताएगा कि ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल होगा कि नहीं हो। कोई डायरेक्टली जैसे नीमन पियर्सन लेमा सिंपल वर्सेस सिंपल ही गारंटी देता है, कोई भी टेस्ट है तो ये वाली जो क्रिटिकल रीजन आएगी दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब क्या होता है इन सब केस में डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं है ना, जैसे कि जो गारंटी दे कि टेस्ट जो आपका क्रिटिकल रीजन आ रहा है वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल ही होगा। मान लो ये जैसे है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और एच वन है थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो इस केस में कोई डायरेक्ट, इन सब केसेस में कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि डायरेक्टली आप क्रिटिकल रीजन निकाले और आप गारंटी देंगे कि नहीं। तो उसी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मतलब वही कोशिश की कि डायरेक्टली सबकी नहीं, लेकिन जैसे एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है, जैसे मोनोटोन लाइक्लीहुड जिसके होंगे तो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाली भी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो करेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि किस डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टी रहेगी, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो होगी। जैसे ये बोलता है कि, है ना, कि लाइक आपसे पूछना चाह रहा है कि, हाँ, तो कब बोलोगे कि सम डिस्ट्रीब्यूशन है क्या बोलता हूं मैं, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, या किस डिस्ट्रीब्यूशन के पास जो लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगी। तो कैसे डिसाइड करो, डेफिनेशन क्या है। तो उनका रेशियो नॉन डिक्रीजिंग होगा तो वो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो होगा। हाँ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में नॉन डिक्रीजिंग होगा, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूशंस एल एच वन एल नॉट एच नॉट के रेस्पेक्ट में। लेकिन एक फंक्शन, किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल होता है ना, तो यहाँ रेशियो का वेरिएबल क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, तो डिस्ट्रीब्यूशंस के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब नहीं, जैसे मान लो
सो तो इसका मतलब ये है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन मान लो ऐसा है, लेट एफ थीटा, जहां थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, ये आपके पास है। ये एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सो दिस इज अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक्लीहुड फंक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है कि प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n है ना, ये हो जाता है। तो मान लो एफ थीटा लिख लो, एफ थीटा एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी किस डिस्ट्रीब्यूशन का होगा? सो हम बोलेंगे कि दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहली बात एक लेंगे लेट थीटा 1 लेस देन थीटा 2, मतलब एक अज्यूम किया थीटा 1 और थीटा 2 दो पैरामीटर है, मतलब वैल्यू है पैरामीटर स्पेस लेस देन दिस, एंड इस तरीके से हो कि एल थीटा 2 इन वेरिएबल एक्स। तो ये एक्स मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब वेक्टर एक्स, इसका मतलब x1 x2 xn, जो सैंपल हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हमारा सैंपल है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि x1 x2 xn ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है, मतलब रैंडम सैंपल है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस। सो दिस अपॉन दिस, सो सेम लाइक्लीहुड फंक्शन है। यहाँ वेरिएबल थीटा 2 लिया है, थीटा की जगह यहाँ थीटा लिखा ना, थीटा की जगह आप थीटा 2 रखेंगे अपॉन यहाँ थीटा 1 रखेंगे। अब ये क्या होना चाहिए, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। तो जैसे आप कहीं बोलते हैं कि e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में, मतलब किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप चेक करते हो, है ना, मतलब x के रेस्पेक्ट में, राइट? हाँ, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू जो भी थीटा देगी वो मिली है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में फंक्शन वहां बात करते हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि दिस इज नॉन डिक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, पैरामीटर थीटा 1 और थीटा 2 नहीं। सो इसमें भी x हाँ वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कौन सा वेरिएबल, की वैल्यू इन, अच्छा आप जब लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करते हैं, सो जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो xi के साथ जो पैरामीटर के साथ जो मल्टीप्लाइड tx आता है वो क्या होता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर के टर्म में, तो अभी सफिशिएंट नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं वो हो, तो अभी मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ tx। अब ये tx क्या है, एक्चुअली वो सफिशिएंट एस्टिमेटर ही है एक्चुअली, ठीक है ना। सो विथ रिस्पेक्ट टू सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो यहाँ एस्टिमेटर एक वेरिएबल है। अब जो tx है, मतलब x बार जैसे मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूशन में सफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो वो यहाँ वेरिएबल है किसमें, लाइक्लीहुड रेशियो में, कि यहाँ पे वेरिएबल हमारा एस्टिमेटर है, मतलब एस्टिमेटर का फंक्शन है ये, दिस इज द फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो उसके रेस्पेक्ट में ये नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सो दिस इज नॉन डिक्रीजिंग इन tx, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग इन tx। आगे बुक का पर्टिकुलर स्टेटमेंट देखो तो लिखता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, है ना, ऐसा लिखता है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ tx। सो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर कहीं बनाएगा tx व्हेन, एक और कंडीशन दिया है इसमें, क्या है कि लाइक डेफिनेशन लिख रहा हूं जो उसमें, फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच एटलीस्ट वन ऑफ द पीडीएफ इज पॉजिटिव। सो फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो x का मतलब वेक्टर x1 x2 xn, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की। सो द वैल्यू ऑफ x
for the set of values of x at which at least one of f theta 1 x and f theta 2 x this is positive. ऐसा खास कोई मतलब नहीं है, तो बस आपको ये देखना है कि दिस फंक्शन शुड बी नॉन डिक्रीजिंग. अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, देन वी से द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन f theta has monotone likelihood ratio property. या इट हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो मोनोटोन है. ठीक है. अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसे कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये होल्ड करता है. तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो. जैसे ऑप्शन ए है नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ये ले लो. ऑप्शन बी एक्सपोनेंशियल थीटा. ऑप्शन सी कॉची, जैसे स्टैंडर्ड कॉची को मैं बुक में 1 थीटा म्यू थीटा लिखता है ना, तो म्यू को मैं चलो 1 फिक्स कर देता हूँ, थीटा को थीटा रखते हैं ना. कई जगह मैंने 0 1 भी यूज किया है, मतलब थीटा 1 थीटा म्यू नोटेशन. सो इसका मतलब ये है कि इसका पीडीएफ जो होगा कॉची 1 थीटा लिखने का मतलब है मेरा पीडीएफ होगा 1/पाई ब्रैकेट में 1 + x - थीटा होल स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r. सो नॉर्मल थीटा 1, एक्सपोनेंशियल थीटा, कॉची 1 थीटा, और क्या क्या है, यूनिफॉर्म 0 थीटा, और आपको बस बताना, मैं बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है किसके पास ये प्रॉपर्टी होगी, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगी, कौन कौन सा नहीं करेगी. बीटा, तो अल्फा को मान लो 1 रख दो और बीटा को थीटा रख दो. चलो 6 ऑप्शन है आपके पास. अब बताइए इनमें से कौन कौन सा है जिसका लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा. ऑप्शन ए होगा, ई होगा, ओके और डी भी होगा. ओके, आराम से सोचिए, बताओ, बाकी एक साथ बताओ किसका नहीं होगा, ये बताओ फिर. कॉची का नहीं होगा. ओके सही है. अच्छा ठीक है, चेक करो, बाकी लोग वेरीफाई करो.
एक्सपोनेंशियल वाला भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोग बताओ भाई, क्या आप एग्री करते हैं? एक्सपोनेंशियल होगा सर। ओके, ओके, डिसाइड किसका नहीं होगा, फाइनल बताओ, किस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन नहीं होगा? कौची का ओके, और बीटा। नहीं, बीटा का होगा। तो ऐसा रिजल्ट है कि, है ना, तो ये बुक स्टेटमेंट देता है थ्योरम कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल पॉइसन गामा विथ वन पैरामीटर फिक्स्ड, बीटा विथ वन पैरामीटर फिक्स्ड, these have uniform 0 1, these have monotone likelihood ratio property, yeah, it has monotone likelihood ratio। चलिए, सो देखो, सो एक मैं प्रूव कर देता हूं, जैसे अभी बीटा 10 प्रूफ करते। चलो ट्राई करके देखते हैं। उससे पहले आप लोगों ने, अभी मैं इसके आने से पहले ये बताओ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। सो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली में आएगा? कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल है ना? होगा। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई रैंडम सैंपल है x1 x2 xn जो IID है, जिसका PDF है f थीटा। अब आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं तो ये प्रोडक्ट हो जाता है f थीटा xi i फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका है लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक? e टू द पावर माइनस। हाँ, अब इसको अगर आप ऐसा लिख सको तो पहली चीज ये होता है कि वैसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पैरामीटर सपोर्ट से फ्री हो, है ना? सो इन विच सपोर्ट इज फ्री ऑफ पैरामीटर। सपोर्ट जो होगा, सपोर्ट इज फ्री ऑफ थीटा, मतलब पैरामीटर से फ्री रहेगा। और आप उसको ऐसा लिख सको, सो ई एक्स पी, है ना, मतलब ई की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ, जैसे ए थीटा मान लो, बी ऑफ एक्स, फिर जैसे मान लो ऐसा हो गया टी ऑफ एक्स टाइम जी ऑफ थीटा, मान लो इस तरह से है। तो ये एक्स वेक्टर होगा। तो इस तरह से अगर आप लिख सकते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के लाइक्लीहुड फंक्शन को, तो हम बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ना? सो वी से, अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो जो ये फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल फैमिली। एक ही पैरामीटर उसमें थीटा है, तो वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। तो जैसे अभी
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं क्या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ पॉइजन है। और क्या यूनिफॉर्म जीरो थीटा यूनिफॉर्म जीरो थीटा है एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर? नो सर। नहीं है ना, क्योंकि सपोर्ट, हाँ सपोर्ट पैरामीटर उसका जो रेंज है वो सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो जो आपका यूनिफॉर्म जीरो थीटा वो नहीं है एक्सपोनेंशियल फैमिली, पॉइजन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब बना सकते हैं इसको आप। तो जैसे बाइनोमियल भी हो सकता हाँ बाइनोमियल भी होगा, तो जैसे पॉइजन है, पॉइजन थीटा, या बाइनोमियल है n कॉमा थीटा, है ना, एक्सेट्रा। दीज आर फैमिली, दीज आर, है ना, ये बिलोंग टू एक्सपोनेंशियल फैमिली, है ना। और इसी एक्सपोनेंशियल फैमिली में बताइए जो tx होगा ये सफिशिएंट एंड कंप्लीट दोनों होगा अगर पैरामीटर स्पेस जो है किसी ओपन इंटरवल को कंटेन करती है, या पैरामीटर स्पेस खुद ही इंटरवल है अगर। सो अगर पैरामीटर स्पेस यहाँ पे इंटरवल हो जाए तो tx कंप्लीट सफिशिएंट हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का प्रॉपर्टी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन इस फैमिली में बिलोंग करता है तो उसके लिए tx जो हमने लिखा हुआ है दैट इज सफिशिएंट एज वेल एज कंप्लीट एस्टिमेटर, जब पैरामीटर स्पेस खुद ओपन इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। तो या एटलीस्ट पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन वन ओपन इंटरवल इन आर, उसका कोई एक सबसेट, ओपन इंटरवल कोई सबसेट हो उसका, ये कहने का मतलब है। तो उस केस में कंप्लीट सफिशिएंट होता है। और है ना, ऑल्सो जैसे बताने के लिए कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ, हाँ, एक्सपोनेंशियल फैमिली, ये एक्सपोनेंशियल फैमिली में नहीं बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी अभी जो हमने लिखा है यूनिफॉर्म जीरो थीटा का लाइक्लीहुड जो रेशियो है वो मोनोटोन होती है ना। चलो पहले उसको वेरीफाई करते हैं। तो जो आप कह रहे थे ना बीटा के लिए, पहले यूनिफॉर्म के लिए देख लो। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं पहला एग्जांपल कि मान लो x1 x2 xn ये यूनिफॉर्म जीरो थीटा में है, ठीक। सो ये आपका यूनिफॉर्म जीरो थीटा में, तो आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखेंगे तो ये हो जाता है 1/थीटा की पावर n, ठीक, 1/थीटा की पावर n। और जो थीटा की वैल्यू वो x की वैल्यू 0 से थीटा में होती है, तो यहाँ से थीटा जो होती है वो मोर देन इक्वल टू, या आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर लिखूं अभी तो इसमें होता है ना each xi मोर देन 0 थीटा, तो इसको फॉर ऑल i, तो इसको रिड्यूस करते हैं आप, तो यही थीटा मोर देन इक्वल टू क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, ये चीज है। और ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इसका सपोर्ट जो है ऑब्वियसली मोर देन 0 है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसी को मैं अगर ठीक से लिखूं तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है 1/थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, या थीटा मोर देन इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी ऐसा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ना देखो अलग अलग केस में अलग अलग, ज्वाइंट पीडीएफ लिखते हैं तो वहाँ वेरिएबल x1 x2 xn होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखते हैं तो वहाँ वेरिएबल थीटा होता है। अब हम लाइक्लीहुड रेशियो लिख रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आता है, तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है किसमें, अभी थीटा का फंक्शन है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ लाइक्लीहुड रेशियो के लिए। सो मुझे लाइक्लीहुड रेशियो जब मैं लिखूंगा तो हम लेट करेंगे कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये फाइंड करना है L थीटा 1 अपॉन L थीटा 2, लाइक्लीहुड रेशियो ये फाइंड करना है। तो लाइक्लीहुड रेशियो जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 1/थीटा 1 का पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू थीटा 1, ये तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट होगा 1/थीटा 2 इसकी पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर, अच्छा यही ब्रैकेट में लिख देता आगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, आगे ही लिख लो। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 0 लेस देन थीटा 2, तो अभी ये जो फंक्शन है
ये जो अभी लिखा है ना, दिस इज अ फंक्शन, हमने क्या बोला कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ, मान लो h लिख दो, दिस इज अ फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि इसमें tx क्या यूज हो रहा है वो डिपेंड करता है tx क्या है, तो tx फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है। तो लाइक्लीहुड रेशियो एक फंक्शन है tx का, यहाँ पे tx क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अब आपको ये चेक जी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स और मैक्सिमम ऑर्डर होगा या मिनिमम ऑर्डर होगा यूनिफॉर्म 0 चेक कर लो, मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ शायद गलत लिख दिया। H1 लिख रहे हैं। अच्छा हाँ वो मैंने गलत लिख दिया ना, तो बताना चाहिए पहले, इतना लेट बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या था, थीटा क्या था, मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो थीटा क्या होगा, मोर देन इक्वल टू, हाँ ये ना, तो ये मैं गलत लिख रहा हूँ। सो एन एन, हाँ ये दिमाग में ना ये चल रहा है, ठीक है अब चेक कर लो। तो सर 0 थीटा पे एक्शन कंप्लीट होता है। 0 थीटा पे यस, ये भी रिजल्ट ही है क्योंकि याद रखना पड़ेगा। तो ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होता है 0 थीटा के लिए, है ना। जो यूएमवीयू के क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो डायरेक्टली आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टी आपका है, तो कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होता है, फिर उसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा उसका ये यूएमवीयू हो जाएगा। तो ठीक है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में आएगा, चेक कर लो फिर से कोई मिस्टेक ना हो। सो हमारे पास ये जो थीटा है मोर देन इक्वल टू एक्सन था, तो मतलब यही कि थीटा मोर देन इक्वल टू, यहाँ सही लिखा ना, थीटा मोर देन इक्वल टू एक्सन। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ ना, अभी तक सही लिख रहा हूँ, देख लो। आपने पूरा उल्टा लिख दिया इसलिए ऐसा लगा। हाँ वो मैंने ना उल्टा वो कर दिया, तो nth उल्टा लिखने से मतलब प्रॉब्लम। थीटा, बाकी ये भी तो मोर देन इक्वल टू 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सैंपल तो पॉजिटिव ही है, तो एक्सन 0 से थीटा है, हाँ कोई बात नहीं। सो अब ठीक है, चलिए, तो ये फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। लाइक्लीहुड रेशियो जो है फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अब मुझे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में चेक करना है कि ये जो रेशियो है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप कैसे चेक करें बताइए, ये एक फंक्शन है आपके पास, अब आपको ये hx1 है, hxn है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है ये। अब आपको चेक करना है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो थीटा 2 बाय थीटा 1 टू द पावर n वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाँ वहाँ पे सर ग्रेटर देन 1 होगा, थीटा 2 बाय थीटा 1 ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे हम कि L थीटा 1 अपॉन L थीटा 2, ठीक है, तो ये तो चलो इसको तुम कोई दिक्कत नहीं, इसको थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इस पूरे की पावर n कर दो। अब यहाँ पे रेशियो है मेन। अब देखो जैसे आप एक क्वेश्चन हम लोग अभी टेस्टिंग में करते थे, आपको याद होगा कि h0 में देता था fx बराबर जैसे यूनिफॉर्म 0,1 दे दिया, और h1 में दे दिया यूनिफॉर्म 0,2, ठीक। तो हम लोग लाइक्लीहुड रेशियो वहां भी निकाल रहे थे, तो वहां क्या करते थे हम लोग, 0 से 1 में रेशियो लेते थे, फिर 1 से 2 में रेशियो लेते थे। यही काम यहाँ भी करना है एक्चुअली, कि आपका ये एक्सन का फंक्शन है, एक्सन यहाँ 0 से थीटा 1 में है, यहाँ एक्सन 0 से थीटा 2 में है। आई का मतलब पता ही है आपको, आई ए का मतलब होता है कि वैल्यू 1 होगी अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ एक्स वेरिएबल है, 0 होगी अगर एक्स ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आई ए इंडिकेटर फंक्शन बोलते हैं इसको। तो आपके पास 1 होगा अगर वो उसमें है, नहीं तो नहीं है, मतलब अगर एक्सन थीटा 0 से थीटा 1 में है तो ये 1 हो जाएगी, नहीं तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, देखिए। सो यहाँ पे होगा क्या, ये रेशियो तो मैंने लिख दिया, ये इसको डिवाइड कर लिख दिया, अब इसका चेक करना है, तो मैं इसको 2 पार्ट में लिखता हूँ, ठीक है यही चीज। सो इसको 2 पार्ट में, ये मेरा h ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सफिशिएंट एस्टिमेटर जो है, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, इनटू, अब ये बस 2 पार्ट में इसको मैं लिख रहा हूँ कि क्या क्या होगा। सो कब, अगर जब हमारे पास, या अभी इसी को कॉपी कर लो चलो, तो अपॉन में है आई nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा 1 है, और यहाँ पे है आई nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा 2 में है। अब मुझे क्या चेक करना है, हमने क्या अज्यूम किया है, ये तो अजम्पशन है, डेफिनेशन में ही है अजम्पशन ये कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है आपका। सो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है, तो मैं बस ये पूछना चाहूँ रेशियो की वैल्यू क्या आएगी। तो एक केस है कि जब, सर ग्रेटर देन 1 होगा सर। रुको nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से कौन सा छोटा नंबर है, थीटा 1,
थीटा 1 में है, और दूसरा केस है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा 1 से थीटा 2 में है। चलो यहाँ इक्वलिटी लगा लो। तो अब बताइए, जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा 1 में है, तो ये जो रेशियो है 1 by 1 पूछ लेता हूँ, देखो ध्यान से। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या, देखो i की वैल्यू दो ही पॉसिबल है, i के पास या तो 0 या 1 होगी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ न्यूमरेटर क्या होगी, 1 या 0 इस इंटरवल पे? 0 क्यों? कोई इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया थीटा। ना कोई बात नहीं, इक्वलिटी लगा लो, यहाँ हटा दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सन 0 से थीटा 1 में है तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी होगी? थीटा 1। नहीं नहीं, इसकी बात, बस मैं ये रेशियो की बात, अभी उसको छोड़ दो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस रेशियो की बात। मतलब न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू 1 या 0? 1, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी होगी? ये भी 1 ही होगी। हाँ, क्योंकि थीटा मैं इसमें ले रहा हूं ना, तो ये तो बिलोंग करेगा ही। देखो आप ये समझो जरा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ 0 से थीटा 1 का इंटरवल और 0 से थीटा 2 का इंटरवल, इन दोनों में क्या रिलेशन है? 0 से थीटा 2 बड़ा होगा। हाँ, मतलब ये सबसेट है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सन की वैल्यू 0 से थीटा 1 में है, तो अगर इसमें है तो इसमें भी तो होगा। सब प्रॉपर्टी जानते हैं आप सबसेट की, कि अगर कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें बिलोंग करेगा। सो अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा 1 में है, इसके बीच है, तो इसमें भी होगा, क्योंकि ये सबसेट है इसका, क्योंकि थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से। आप नंबर लाइन पे देख के चेक कर सकते हैं, ये 0 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ऐसा करके। तो अब क्या करना है आपको, तो ये रेशियो तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये दिस इनटू 1 आ जाएगी, जो hx n की वैल्यू आएगी। दिस क्वांटिटी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों थीटा 1 थीटा 2 पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव रहेगा ना। तो ओके, यहाँ पे क्या आएगा, अब ये पूछ रहा हूँ, इस केस में न्यूमरेटर क्या होगी और डिनोमिनेटर क्या होगी, जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। 0/1 चेक कर लो। हाँ, तो यहाँ पे अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं डेफिनेशन में क्या लिखा था मैंने, एक मिनट, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है। डेफिनेशन क्या था, थीटा 2 बाई थीटा 1, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब थीटा 1 लेस दिया तो यहाँ मुझे थीटा 2, अभी ठीक है वहां पे ओके रहेगा, यहाँ मुझे थीटा 2 बाई थीटा 1 करना पड़ेगा। डेफिनेशन में ये है थीटा 2 बाई थीटा 1, तो करेक्ट कर लो इसको, थीटा 2 बाई थीटा 1। तो ये आपका थीटा 2 बाई थीटा 1 करना है मुझे। रेशियो, लाइक्लीहुड रेशियो जब भी लेंगे, थीटा 2 डेफिनेशन है, डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो थीटा 1 में न्यूट्रल होगा। कौन सा ये? हाँ, अब सर वो h हाँ ये वैसे हो जाएगा। तो ये आपका थीटा 2, ठीक है ना। तो अभी चलो यहाँ दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तो 1/1 ही रहेगी फिर भी, ठीक है। ये थीटा 2 ये ओके है, ये सेम चीज है, क्योंकि डेफिनेशन कहता है L थीटा 2 अपॉन L थीटा 1 शुड बी, क्योंकि डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, यू हैव टू उसी को लेके आगे बढ़ना है। अब डिफाइन किया हमने, अब उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। सो डेफिनेशन में था कि लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 2 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 1, उसका रेशियो लो। सो ये हमारे पास आएगी 1/1। हाँ, यहाँ पे अब क्या आएगी, कैसे आ रहा है? ये हमने अज्यूम किया nth ऑर्डर, देखो ये फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ये डोमेन है ना, तो मैंने फिक्स किया कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा 1 के बीच है। हमने अज्यूम किया जब इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, तो आपको ये देखना है ना, तो बिलोंग कर रही है तो 1 होगी, और नहीं बिलोंग कर रही है तो चेक करिए। ठीक है सर। तो हमने अज्यूम किया वो बिलोंग कर रही है, तो जब बिलोंग कर रही है तो 1 होगी, नहीं बिलोंग करेगी तो 0 होगी। तो आपको यही देखना है, 1 रखना है कि 0 रखना है। तो जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा 1 में है, तो ये nth ऑर्डर इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए दोनों की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब मैंने अज्यूम किया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में है, तो बताइए न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर की क्या होगी? 1 होगी अपॉन 0। हाँ, अब देखो यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपको बिलोंग कर रहा है थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं है, बस इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा हो। थीटा 1 थीटा 2 के बीच में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, तो इस इंटरवल में है ही नहीं 0 से थीटा 1 में, तो जब 0 से थीटा 1 में बिलोंग नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 1। तो जब
सेट में ये जो सेट ए है, तो इस वाले केस में जब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि nth ऑर्डर स्टेटस थीटा 1 थीटा 2 में है, तो वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही है, तो इस केस में इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, देख लो बाकी लोग। तो ये 1 आया और ये इन्फिनिटी आ गई। सो देखो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। आप देख रहे हैं एमएलई में मैं थीटा के लिए काम करता था कि थीटा का डोमेन ये है तो उसमें क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ सफिशिएंट एस्टिमेटर है उसका डोमेन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्सएन है। तो अब देखिए जब एक्सएन की वैल्यू 0 से थीटा 1 में है तो वैल्यू 1 है, थीटा 1 से थीटा 2 में तो इन्फिनिटी हो गई। तो जैसे एक्सएन की वैल्यू बढ़ी है तो थीटा रेशियो की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है घटी है, बढ़ी है ना, 1 से इन्फिनिटी हो गई तो इंक्रीज हो गई ना। ये तो करना था चेक हमें। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे आपने nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक वैल्यू बढ़ाई, जब 0 से थीटा 1 में तो 1 आंसर है रेशियो का hxn का, और जब आपका nth ऑर्डर वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 में है तो रेशियो की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, तो 1 से इन्फिनिटी हो गई। ये कॉन्सेप्ट में पहले भी यूज किया, टेस्टिंग के कुछ क्वेश्चन जैम में आए हैं जहां देखना ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, वहां पे ये है। तो जैम वाले पीवाई करेंगे वहां पता चलेगा, जहां लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग हो। आपने ये पोर्शन क्यों लिया, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा xn ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा 2? ये ना नहीं ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपका इंटरवल ऐसा है, जैसे एग्जांपल के लिए 0 से 1 है एक इंटरवल और एक है 0 से 2। मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम का आया वो क्वेश्चन टेस्टिंग का है। अंडर h0 x बिलोंग्स टू 0 1, अंडर h1 x बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म 0 2। तो वहां भी मैंने आप अगर याद करो या आके सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चंस, तो l थीटा नॉट अपॉन l थीटा 1 वहां मैं करता, तो वहां भी यही कर रहे थे हम कि यहाँ पे देखना है कि रेशियो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वहां भी यही करते थे हम कि LH0 अपॉन LH1 क्या हो रहा है। तो लाइक्लीहुड रेशियो वहां पे ये यूज कर रहे थे। तो अगर ये इंक्रीजिंग आता था, है ना, यहाँ दूसरा हम बोले तरह से डिफाइन किया, यहाँ दूसरे तरीके से डिफाइन किया था। तो ये रेशियो अगर इंक्रीजिंग होता था तो x लेस देन इक्वल टू k क्रिटिकल डिवीजन होता था। ये अगर डिक्रीजिंग होता था तो x मोर देन इक्वल टू k हमारा क्रिटिकल डिवीजन होता था। ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, क्योंकि न्यूमरेटर में जैसे 0 से थीटा 2 है, मान लो 0 से 2 इंटरवल है, और डिनोमिनेटर में 0 से 1 है, तो मैंने चेक किया कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, 0 1। पहले 0 से 1 में बात कर लेते हैं, फिर 1 से 2 में बात करते हैं, ताकि x की वैल्यू बढ़े तो देखना है बिहेवियर रेशियो का क्या बिहेवियर है, कि वो बढ़ रही है घट रही है सेम है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि ये जो रेशियो है एक्चुअली, अब इसको मैं ठीक से अगर लिखूं तो ये फिर से वही होगा। सो एक केस में रहेगा ये 1, दूसरे केस में इंफिनिटी। तो एक केस में रहेगा थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इसकी पावर n, कब, जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 0 से थीटा 1 के बीच है, और ये वाली वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2 में है, तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगी। तो जैसे xn की वैल्यू बढ़ी ना, ये रेशियो की वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये जो h फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यही मुझे चेक करना था। तो यहां से ये पता चल गया कि दिस फंक्शन h ऑफ xn इज नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, तो नॉन डिक्रीजिंग क्या है ना, कि मतलब कांस्टेंट फंक्शन भी तो बीच में वो है, इसलिए नॉन डिक्रीजिंग लिखते हैं, क्योंकि ये लोग मान के चलते हैं ना, जो हायर लेवल पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब ये मानते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये मानते हैं। तो नॉन डिक्रीजिंग लिखने का मतलब है कि इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। सो नॉन डिक्रीजिंग किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ये हो गया आपका। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया है, हमने ये प्रूव किया है कि यूनिफॉर्म 0 थीटा जो है उसका लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है। ये हमने प्रूव किया कि लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है। तो मतलब जो पूछ रहा था आपसे कि, है ना, ये नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए इन tx, तो जो भी फंक्शन ऑफ है ना वहाँ पे एस्टिमेटर है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल है। तो मतलब ये तो अभी दिखाया कि ये जो है इसके दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो। बाकी अब कोई बीटा चेक करना, चलो बीटा चेक कर लेते हैं। देखिए सो बीटा में क्या है,
इसका पीडीएफ जो होता है 1/बीटा mn के टर्म में लिख देता हूँ, mn लिखूंगा सैंपल साइज में दिक्कत होगी, अल्फा बीटा ले लेते हैं ना, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो अल्फा बीटा ले लो। अच्छा, तो बीटा को हमने थीटा कर रखा है यहाँ पे, अल्फा फिक्स कर रखा है 1, ठीक है, अल्फा फिक्स कर रखा है 1, तो x की पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 माइनस x की पावर कितना होता है, बीटा माइनस 1, तो ये हो गया आपका, और यहाँ x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच है। तो सिंपली ये देख लो ना, एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो प्रूव क्यों करना है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस थीटा 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर है थीटा माइनस 1, इस तरह से है, जहां x की वैल्यू 0 से 1 में है। तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर, तो प्रूव कर सकते हो इजीली। क्या आ जाएगा, ओपन करके देख लो। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का डायरेक्ट थ्योरम है, तुम प्रूव करना चाहो प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे भी आ जाएगा कि लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगी। चेक करना है, देख लो। तो एल थीटा लिखोगे, वैसे भी प्रूव कर सकते हो तुम। सो बीटा 1 कॉमा थीटा, अच्छा तो पीडीएफ लिख रहे थे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तो n 1 माइनस xi का प्रोडक्ट है, और इसकी पावर थीटा माइनस 1। तो आपको क्या करना है अब, ठीक है जी, देख लो। अब सिंपली दिखाओ यहाँ पे, मान लो थीटा 1 लेस देन थीटा 2 है, तो फाइंड करो लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 2 ऑफ ऑन लाइक्लीहुड फंक्शन इन थीटा 1। तो ये जैसे आ जाएगा, सिंपली ये पुट करोगे ना, तो थीटा 2 वाला डिनोमिनेटर यहाँ आ जाएगा बीटा n, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोडक्ट। सो 1 minus xi theta xi by same theta 2 by theta 1 minus 1 by theta 2 theta। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी होते हैं उन सभी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का डायरेक्टली हम लिख देंगे अभी थ्योरम, तो उससे डायरेक्टली इतना नहीं करना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग्स टू एक्सपोनेंशियल। हाँ, वो तो वैसे बाद में लिख देंगे थ्योरम हम, तो अभी वैसे एक्सपोनेंशियल, हालांकि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ये। तो देखो, अब इसमें तुम चेक कर लो क्या होगा। सो इसमें क्या बनेगा, व्हाट इज योर hxi, क्या लोगे तुम, प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस xi, होगा प्रोडक्ट, है ना। तो इसको तुम और ठीक से लिखो, तो इसको एक साथ लिखते हैं, तो प्रोडक्ट करके 1 minus xi to the power theta 2 minus 1 by theta 1 minus 1 ऐसे। तो इसको न्यूमरेटर में बुला लो, तो इसको न्यूमरेटर में बुला लो, रिड्यूस होके क्या आ जाएगी ये। तो अभी बस इसको लिखता हूँ खाली मैं, ठीक है। तो इसको ठीक से लिखोगे तो ये आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस xi इस पूरे की पावर कितना, theta 2 minus 1 और ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब सोचो यहाँ पे कि इसको एक कुछ नया नाम दे दो, मान लो इसको नाम दे दो t की पावर थीटा 2 माइनस थीटा 1, जहां थीटा 2 माइनस थीटा 1 तो पॉजिटिव नंबर है। तो बताओ t की पावर, और इसका सपोर्ट क्या था, tv, क्योंकि xi जो तुम्हारा है वो 0 से 1 में है। सो 1 माइनस xi भी 0 से 1 में होगा, प्रोडक्ट लोगे तब भी 0 से 1 में आएगा, तो t 0 से 1 में है। तो चेक कर लो, अब ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग t के रेस्पेक्ट में, चेक करो। इंक्रीजिंग, ये तो डिक्रीजिंग होगा। कैसे, t 0 से 1 के बीच में है।
हाँ, उसकी पावर जितनी जल्दी बढ़ती जाएगी वो डिक्रीज होता तो जाएगा। पावर क्यों बढ़ाएंगे? अब पावर तो फिक्स है, अरे मतलब ये तो फंक्शन ऑफ टी है ना। माइनस थीटा वन दिस इज फंक्शन ऑफ टी, नॉट फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा फिक्स है, टी का फंक्शन है ये। टी को आप बढ़ाओ, ये है, टी को 0 रखो, आंसर क्या आएगा? 0। टी को 1 रखो, टी को 1 रखो, आंसर क्या आएगा? तो टी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? ठीक है ना। सिंपली ये समझ लो, टी है ना, टी स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, तो टी स्क्वायर क्या होगा? टी 0 से 1 में रहेगा, तो इंक्रीज ही होगा ना। अब ग्राफ बना लो, टी है तब भी ये हो जाएगा। तो सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो आपका एच टी है, दिस इज इंक्रीजिंग इन टी। एच टी इज इंक्रीजिंग इन टी, ठीक है। तो यही चाहिए था, इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग इन टी। ओके, आप देखो, आप थोड़ा सा यहाँ है θ2 मोर देन θ1 है, तो कुछ ये एक फंक्शन आप ऐसा लो, एच अपने जो टी स्क्वायर लिया वो सब समझ में आया, लेकिन जो पावर थीटा टू माइनस थीटा वन यहाँ से बताइए। हाँ, कुछ भी है, जैसे θ2 माइनस θ1 पॉजिटिव नंबर है ना, तो कुछ भी ले लो, आपके मन में जो भी आ रहा है, अपना फेवरेट नंबर चूज करो, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ले लो अपनी मर्जी से। ये t की पावर कोई पॉजिटिव नंबर है, t की पावर 2, t की पावर 1/2, t की पावर 1/3, t की पावर 10, कुछ भी ले लो आप। θ2 माइनस θ1 पॉजिटिव है ना। हाँ, ठीक है सर, हो गया फिर। तो वो इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब t की पावर θ2 माइनस θ1, यहाँ t का फंक्शन है। मैं बोल रहा हूँ जो लाइक्लीहुड रेशियो है वो t का फंक्शन है। t के रेस्पेक्ट में देखना आपको क्या होगा, सो विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा ये देखना है हमें। तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, t की पावर अल्फा, मान लो अल्फा, मत लो, अल्फा नहीं लिया ना, हाँ अल्फा इज पॉजिटिव, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप चेक करो, दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एटलीस्ट, जहाँ t 0 से 1 में है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर रूट टी ले लेते हो तो रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी, तभी पॉजिटिव ही रहेगा, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टी पॉजिटिव है। ओके, तो ये एक एग्जांपल से दिखाया आपको कि ये, वरना ये सब करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम ये कहता है, तो अभी मैंने क्या दिखाया आपको, बाकी भी ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये सबके पास जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है वो मोनोटोन होगी, ठीक है। इनके जो लाइक्लीहुड रेशियो होंगे वो मोनोटोन होंगे, ठीक है। बस इसको छोड़ के जो लिखा आप जी, इनमें भी और जो भी एक्सपोनेंशियल नहीं और भी, मतलब ये तो एग्जांपल लिख रहे थे, और भी जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली के मेंबर वो लिख देता हूं आगे मैं, तो वो सब होंगे यहाँ पे देखिए। सो यहाँ से जो थ्योरम है, सो ये जो आपका थ्योरम है, ये थ्योरम कहता है कि सो दिस थ्योरम सेज कि 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है जैसे, और so 1 parameter exponential family of distribution है ना, जिसको f थीटा लिख रहा हूं मैं, जहां थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। सो यू नो लाइक्लीहुड फंक्शन कैन बी रिटन एज exp, जैसे लिख रहा था a थीटा bx। सो यहाँ a भी फंक्शन है, a इज अ फंक्शन, b इज अ फंक्शन, उस तरह से। फिर tx g थीटा, इस तरह से आप लिख पाएंगे, है ना, किसी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उसके लाइक्लीहुड फंक्शन को हम ऐसा लिख पाएंगे। और इस केस में है ना, तो tx मेरा कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा अगर थीटा पैरामीटर स्पेस कंटेन्स एन ओपन इंटरवल। और यहाँ पे मेनली मुझे क्या देखना है, इन विच, है ना,
है ना, यहाँ जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये इस तरह से होगा, है ना, वेयर ये जो जी थीटा होगा, जी थीटा इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इन थीटा, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इन थीटा। ये जो जी थीटा होगा ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा थीटा में। चेक करो, आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करके देखो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पॉइसन को फिट करके देखता हूँ इसमें ना, तो अगर आप पॉइसन को फिट करोगे, लेट्स से पॉइसन का आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट e की पावर माइनस लैम्डा या थीटा का टर्म लिखना है, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर xi अपॉन xi फैक्टोरियल, इस तरीके से, एंड i फ्रॉम 1 to n, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस n थीटा, थीटा की पावर समेसन xi और प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल, तो ये आ गया माइनस एन थीटा फंक्शन ऑफ थीटा, फिर आ जाएगा माइनस समेसन लॉग xi फैक्टोरियल, ये फंक्शन ऑफ x ओनली, a थीटा bx, और आगे है प्लस, क्या बनेगा ये समेसन xi लॉग थीटा, यही ना, चेक कर लीजिए। तो ठीक है जी, तो ये तो tx है आपका, तो यही मैं लिख रहा था कि लाइक इसी को ऐसा लिखता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल a थीटा bx, फिर यहाँ पे आपका tx g थीटा, मान लो इस तरह से लिख दिया। तो ये जो g थीटा है ये क्या है, यहाँ पे g थीटा इज एक्चुअली log x, राइट, log थीटा, तो क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है थीटा के रेस्पेक्ट में, log फंक्शन क्या होता है, है ना, तो दिस इज नॉन डिक्रीजिंग, मतलब वही इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग इन थीटा, है ना, ऐसे भी थीटा यहाँ मोर देन 0 होता है कि लॉग डिफाइंड है ना, तो थीटा पॉजिटिव के लिए, तो मतलब यही बोल रहा हूँ कि लाइक डिफाइंड करोगे तो ये जो लॉग थीटा है दैट इज अ फंक्शन ऑफ, तो जहाँ पे ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा थीटा का, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइक्लीहुड रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज मोनोटोन। तो मतलब यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट करता हूँ मैं, ठीक है। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है इस तरह से, जहाँ जी थीटा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा होगा, सो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा दिस हैज, है ना, सो दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एफ थीटा है दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, क्या होगा इसका, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो होगा, तो इसका जो लाइक्लीहुड रेशियो क्या होगा, मोनोटोन होगा। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपोनेंशियल फैमिली उसका लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा। अब आगे इस पे बेस आगे टेस्टिंग के प्रॉब्लम बनेंगे, अब कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन में लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है तो उसमें, है ना, कब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, कब नहीं करेगी, तो उसका थ्योरम्स है, ठीक है। देखिए एक बार तो अभी तो ये देखा आपने, बाकी इसका वेरीफाई कर सकते हो ना, तो यहाँ हमने लिखा है कि कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी नहीं होगी, है ना, दिस विल नॉट होल्ड। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि आप, है ना, जैसे है ना, हाँ आप ट्राई कर सकते हो, वहां पे इंक्रीज नहीं करेगा एक्चुअली, x टेंड्स टू माइनस, सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए देख लो सिंपली, तो वो ऐसा नहीं होगा इंक्रीज करेगी, नॉन डिक्रीज नहीं, हमेशा, है ना, कभी x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ले लो तुम चाहो तो 1 पे आ जाती है, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी लो तो भी 1 आ जाएगी, पीडीएफ की वैल्यू सिंगल सैंपल के लिए चेक कर सकते हो, हाँ, या
तो अब क्या करना है, अब हमें टेस्टिंग के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। तो ये कहता है थ्योरम ठीक है। तो अब अभी मैंने देखा मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करेगा। तो एक्सपोनेंशियल फैमिली के जो मेंबर है दैट विल हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन सफिशिएंट एस्टिमेटरी। किसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट आ जाता है। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फैमिली है ना वो होगा मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो जो लाइक्लीहुड रेशियो है उसमें वेरिएबल आपका क्या है, टीएक्स है, सफिशिएंट एस्टिमेटर, वो वेरिएबल है लाइक्लीहुड रेशियो में जो यहाँ डिफाइन कर रहे थे हम। सो ओके, तो जैसे बोल रहा है कि मान लो एक आपका थ्योरम लिख देता हूं डायरेक्टली रिजल्ट। सो ये थ्योरम कहता है ना, सो ये जो आपका थ्योरम है दैट थ्योरम सेज कि x बिलोंग्स टू, मतलब एक रैंडम सैंपल है x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ f थीटा है, ओके। एंड इसके पास एंड जो ये f थीटा है दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, ठीक है। दिस हैज मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, ठीक है। तो ये बता रखा है मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो किसमें, इन टीएक्स। तो टीएक्स वही एस्टिमेटर आएगा जो एक्सपोनेंशियल फैमिली में ना टीएक्स टाइम वो होता है, या जो भी सफिशिएंट एस्टिमेटर है, या आप है ना लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन में जो टीएक्स बनता है। सो इन टीएक्स इसके पास लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन होगा इन टीएक्स। अब टेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, टेस्टिंग प्रॉब्लम है कि यू आर टेस्टिंग, सो ये बुक का प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो तो लिख रहा है कि फॉर टेस्टिंग, सो फॉर टेस्टिंग एच नॉट जहां है थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस या अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट h1 जहां है थीटा मोर देन थीटा नॉट, ठीक है। तो कह रहा है कि देन ऐसा होगा टेस्टिंग दिस, अच्छा इसको टेस्ट करने के लिए यू आर टेस्टिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो गया। सो है ना, इन जनरल कोई रिजल्ट नहीं है, अगर इसका मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो नहीं है इसके पास तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो है तो इसके लिए कंक्लूजन आएगा। तो इसका मोनोटोन लाइक्लीहुड क्रिटिकल रीजन निकाल सकते जो पहले हमने पढ़ा हुआ है LH नॉट अपॉन LH1। तो यहाँ पे चलो आपको क्या करना होता है, आपको याद है मोनोटोन लाइक्लीहुड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता था, मतलब LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या LRT क्रिटिकल रीजन, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्रिटिकल रीजन। सो ये क्या करते थे आप इसमें कि जैसे h, हाँ प्रीमम निकालते थे h0 अपॉन h1। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू या सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन न्यूमरेटर में थीटा बिलोंग्स टू जस्ट अंडर h0, और यहाँ भी आप सुप्रीमम फाइंड करेंगे थीटा का जब दिस बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ठीक है। सो यहां है हमारे पास, अब क्या करना है आपको, दिस इज लेस देन इक्वल टू के, है ना। तो ये हमारा सिंपल एक एटलीस्ट कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, तो जनरली ऐसे लेस देन इक्वल टू थीटा है ना, तो इसमें क्या होगा, इसका आप चेक करोगे कि थीटा नॉट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, अगर आप फाइंड करोगे भी तो न्यूमरेटर कुछ ऐसा बन जाएगा कि L थीटा नॉट अपॉन L जो भी MLE होगा थीटा MLE, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू के आ जाएगा। किसके लिए, जो कि अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे लाइक्लीहुड रेशियो क्या है, मोनोटोन है। तो उस केस में जो आपका H0 है थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट और H1 है थीटा मोर देन थीटा नॉट, मान लो इस तरह से। तो इसके केस में यही वाला क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, L थीटा नॉट अपॉन L थीटा MLE, यहाँ MLE यूज करना है, दिस इज लेस देन इक्वल टू के। तो ये क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल रीजन होगा, एंड तो ये थ्योरम कहता है
सो आपका ये जो थ्योरम कहता है कि अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आएगी एंड दैट विल बी द, तो ये बोल रहा है कि जो भी क्रिटिकल रीजन आपकी आएगी एंड दैट विल बी द दिस हैज अ नॉन डिक्रीजिंग पावर फंक्शन एंड इज, तो पावर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एंड उसका यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, ये बोलेगा साइज अल्फा का. सो दिस विल हैव यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा बोल दो. तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वो आएगा क्या तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. तो होगा क्या, इसका अगर क्रिटिकल रीजन आप कैलकुलेट करोगे तो दो तरह के केसेस होंगे, या तो आएगी, है ना. तो रिमार्क में मैं ये लिखना चाहता हूँ, क्रिटिकल रीजन क्या है, अगर आप फाइंड करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या पॉसिबिलिटी लगता है आपको. या तो आ जाएगा tx वही सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, भाई k1 बोल दो या k रहने दो, लेस देन इक्वल टू c, या ऐसा आ जाएगा tx मोर देन इक्वल टू c, ये डिपेंड करता है क्या है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, या तो ये आएगा क्रिटिकल रीजन या ये आएगा, कोई इस तरह से आएगा. और वो जो होगा उसके करस्पॉन्डिंग मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, जनरली ये वाला मिलेगा ना, tx अपॉन दिस, तो आपने क्या देखा था कि ये जो ये जी थीटा है वो क्या है, इंक्रीजिंग है ना, जी थीटा इंक्रीजिंग है, तो क्या मिलेगा, तो इस तरह से आएगा इसका, जो भी आएगा मतलब इसमें इस तरह क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी. एग्जाम में यही पूछा ना, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो ये चीज है. हालांकि ज्यादातर केस में जो ना क्रिटिकल रीजन ये आएगा, मतलब ये तो लिख रहा है ऐसा, बट द क्रिटिकल रीजन विल बी दिस टाइप, tx मोर देन इक्वल टू c. हाँ सर इंक्रीजिंग केस में होगा, क्या क्या सर मतलब इस तरह केस है, मतलब h नॉट थीटा लेस देन थीटा नॉट एंड h1 थीटा ग्रेटर देन, तो इसका MLR चेक करेंगे, करूँ नॉन डिक्रीजिंग है तो यूनिफॉर्म ये टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, मतलब उसका Exist ना, करेगी. हाँ तो ये कंक्लूजन है कि उसकी एग्जिस्ट करेगी. जो ऑप्शन था ना उसका आंसर आया था डज नॉट एग्जिस्ट, जो एक क्वेश्चन गेट का है, तो उसमें आप चेक कीजिए उसका लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग है या कुछ क्राइटेरिया होगा, वो चेक करते हैं आगे. तो ये तो इस पे है. अच्छा जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अभी कल जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो इस पे फिट नहीं हो जाएगा. वहां पे क्या था, जो क्वेश्चन लास्ट वाला भी मैं दिखा रहा 33 नंबर क्वेश्चन, वो क्या था, उसमें ये था ना h नॉट क्या दिया था आपको, थीटा इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ 3 था. हाँ. और तो ये यहाँ पे जो h1 है, तो इसका क्रिटिकल रीजन और इसका क्रिटिकल रीजन अगर ये भी होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और थीटा मोर देन थीटा नॉट, इस तरह से, तो इस केस में आपका एग्जिस्ट यही क्रिटिकल रीजन आएगा तब भी, उस स्पेशली पॉइसन के लिए. तो पॉइसन में क्या आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा शुड भी, उसने बोला था ना कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ. तो यहाँ पे क्या होगा, h1 जो होगा यहाँ पे 3 यूज किया तो दैट शुड बी मोर देन 3, यही ऑप्शन था वहां पे, सो दैट विल बी मोर देन 3. सो ये x को 3 से ज्यादा होना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि जो पॉइसन थीटा है उसका क्या होता है, लाइक्लीहुड ये है कि नहीं, इसके पास मोनोटोन लाइक्लीहुड ऐसी होगा, यस सर. क्योंकि हमने देखा ना एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है. सो ये पॉइसन थीटा एक्सपोनेंशियल फैमिली में बिलोंग करती है, और एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर तो इसका लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है.
तो इस तरह का जो टेस्ट है, चाहे ये हो या ये हो, इस तरह के टेस्ट में यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगी। तो जहां H1, हालांकि बाद में देखेंगे कि यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है, तो उसके लिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, आगे आएगा। तो अगर थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो इस केस में वो एग्जिस्ट नहीं करेगी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और उसी पे एक और क्वेश्चन था वहां पे, देखते हैं अभी, तो मैं दिखाता हूँ। में भी होता है ऐसा। हाँ नॉर्मल के केस में जब मीन की टेस्टिंग करते हैं, हाँ वही, वो तो वहाँ पे भी नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ वहाँ पे वही बता रहा हूँ, वही आप रिजल्ट आएगा अभी कि थीटा और थीटा नॉट, एंड क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो नॉर्मल में भी इस तरह का अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट विल एग्जिस्ट, है ना। यहाँ पे मोर देन थीटा तब भी, अगर लेस देन थीटा तब भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन नॉट इक्वल टू थीटा हो जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, वो होता है। ये आगे रिजल्ट है, थ्योरम है। तो वो जो क्वेश्चन मैं 33 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो है, सो इसका जो है ना, इसमें जो 33 नंबर क्वेश्चन है, सो इसमें जो पूछा था इसी पे कहीं ना कहीं फ्रेम किया वो क्वेश्चन है इस थ्योरम पे। ये देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, कह रहा कि नॉट इक्वल टू है ना यहाँ पे, ओ कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ठीक है वही बोल रहा है। तो क्या हमारे पास है, एक्स लैम्डा की वैल्यू नहीं, ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू, हाँ। सो लैम्डा की वैल्यू समझिए, सो 3 4 k है, सो लैम्डा इज 3 एंड यहाँ लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। तो वैसे अब बोल रहा है कि जो लैम्डा पैरामीटर स्पेस में k क्या होना चाहिए, तो जैसे अगर k आपने 2 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा को 2 ले लिया तो लैम्डा लेस देन 3 हो जाएगी। तो उस केस में चूंकि 4 तो ज्यादा है, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल कब एग्जिस्ट करेगी, जैसे यहाँ लैम्डा 3 है तो यहाँ या तो लैम्डा मोर देन 3 हो या लेस देन 3 हो, दोनों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 क्या हो गया यहाँ पे, मोर देन 3 हो गया। तो जितनी और भी वैल्यू पैरामीटर स्पेस में होगी अंडर H1 वो मोर देन 3 ही होनी चाहिए। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट लेवल अल्फा एग्जिस्ट, तो जब ये लैम्डा की वैल्यू 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए, 3.5 चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा, जिसके 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहने का डायरेक्ट मतलब ये लैम्डा मोर देन 3 होना चाहिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करने के लिए, इस k को 3 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ लैम्डा मोर देन 3 के लिए एग्जिस्ट करेगी। और पैरामीटर स्पेस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा के पास ये 3 ही पॉसिबल वैल्यू है, 3 4 और k। सो सिंस 4 इज मोर देन 3, सो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा शुड बी मोर देन 3, ये चीज है। तो इसलिए ये था इफ एंड ओनली इफ k इज मोर देन 3, k क्या पैरामीटर की वैल्यू है, दैट शुड बी मोर देन 3। लेस देन के लिए क्यों नहीं होगा, लेस देन के लिए इसलिए नहीं होगा कि यहाँ 4 मोर देन हो गया। अगर यहाँ पे होता 3,1 फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में तो ये वाला आंसर सी ट्रू होता। अगर यहाँ था 3 2 k, फिर पूछता कौन सा ऑप्शन द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे होगा k लेस देन 3, क्योंकि 2 लेस देन 3 है, तो जितनी पैरामीटर वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 3, क्योंकि दिस वर्सेस दिस में यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका आगे लिखाता हूँ रीजन में। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 है, तो नॉट इक्वल टू 3 है और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे या तो लैम्डा मोर देन 3 होगी, ऑल पैरामीटर्स शुड बी मोर देन 3 या लेस देन 3। तो यहाँ पे 3 4 है, 4 मोर देन 3 है, सो k हैज टू बी मोर देन 3, ये चीज है। अगर यहाँ 3 0 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो दैट लेस देन 3 है, तो इसको भी लेस देन 3 होना पड़ेगा ताकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करे। लाठी का भी इस्तेमाल करते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल रीजन निकालना नहीं है, बस आपसे ये पूछना चाह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी। तो आपको क्रिटिकल रीजन निकालना नहीं है, यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस ये जानना चाह रहा है कि दिस वर्सेस दिस में यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट कब एग्जिस्ट करेगी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, इसका लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है, तो कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट का केस है कि लाइक थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट और थीटा इज मोर देन थीटा नॉट। अगला थ्योरम मैं ये दिखाता हूँ, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा लेस देन थीटा नॉट। इन बोथ केसेस यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट, बट व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट h नॉट है एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इन दैट केस यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि मोर देन के लिए अलग यूएमपी टेस्ट मिलेगा, लेस देन के लिए अलग यूएमपी टेस्ट मिलेगा। अब नॉट इक्वल टू है तो दोनों एक्चुअली कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक के लिए अलग क्रिटिकल रीजन है और दूसरे के लिए अलग क्रिटिकल रीजन है। अब तुमने नॉट इक्वल टू कर दिया और तो दोनों कैसे मोस्ट पावरफुल हो सकता है? तो जब मोर देन थीटा नॉट है तो उसका एक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल जो क्रिटिकल रीजन वो अलग है, दूसरे का अलग है। अब नॉट इक्वल टू तो उसके लिए कॉमन रीजन मिलना चाहिए, क्योंकि टू मैक्सिमा थोड़ी होता है। जो ग्लोबल मैक्सिमा की जब हम बात करते हैं तो मोर देन थीटा नॉट के लिए अलग पावर है, पावर फंक्शन, लेस देन थीटा के लिए अलग पावर फंक्शन है। अब दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग है, तो टू मैक्सिमा एग्जिस्ट थोड़ी कर सकता है, मतलब ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होता है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो एक ही होगी, दो अलग अलग पावर नहीं होगी। अदरवाइज जो लिमिट वाला सिस्टम होता है ना कि दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर टू लिमिट है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो नॉट इक्वल यही होता है कि मोर देन थीटा के लिए एक अलग क्रिटिकल रीजन आता है जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, लेस देन थीटा नॉट के लिए अलग क्रिटिकल रीजन आता है। तो अगर थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट है तो वहां पे दो अलग अलग क्रिटिकल रीजन है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। तो उस केस में उस टेस्ट का कोई यूनिक पावर फंक्शन नहीं मिलेगा जो हर ऑल्टरनेटिव के लिए काम करे, क्योंकि पावर फंक्शन ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। तो हर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए काम करे वैसा कॉमन क्रिटिकल रीजन नहीं मिलेगा। मोर देन थीटा के लिए अलग यूएमपी है, लेस देन थीटा के लिए अलग यूएमपी है, और नॉट इक्वल टू है तो दो अलग अलग है लेकिन कॉमन नहीं मिलता है, तो इसीलिए उसका डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो अगला थ्योरम लिखता हूं तो यहाँ पे यही चेक करना चाह रहा है। हाँ ये एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए होता हाँ, है। एक्सपोनेंशियल जैसे मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी जिस डिस्ट्रीब्यूशन में है उसके लिए। उसमें अगर ये अल्टरनेटिव ऐसा रहेगा तो फिर वो नहीं, जी हाँ, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल नहीं होगा। अब मैं कुछ और रिजल्ट लेते, एक रिजल्ट लिखा है बस, अभी ऐसे बहुत सारे थ्योरम है। तो एक तो रिजल्ट ये हो गया सिंपली आपके पास। तो इन्होंने जैसे ये लिखा हुआ तो इसका स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूं मैं कि जैसे ये रहा तो वैसा होगा। इनफैक्ट अगर यहाँ ये भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस h1 थीटा मोर देन थीटा नॉट, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। या इसका अपोजिट भी कर दो, अगला थ्योरम यही लिख रहा है ये। सो जो नेक्स्ट रिजल्ट है इनका, थ्योरम 2 था, थ्योरम 3 देखिए। थ्योरम 3 कहता है, चलिए ये थ्योरम 2 बुक का है, थ्योरम 3 कहता है हमारे पास, हर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं लोग, थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा, वरना प्रूफ करने में तो एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा और प्रूफ कर भी नहीं पाओगे। सो नेक्स्ट रिजल्ट जो कहता है, नेक्स्ट थ्योरम आपको कहता है कि फॉर द वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, देखिए मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देता हूं, फॉर वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली so for one parameter exponential family there exists a uniformly most powerful test। तो जब भी एग्जिस्टेंस का ऑप्शन होगा, गेट में से ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको ये थ्योरम याद करना पड़ेगा। So for a one parameter exponential family there exists a uniformly most powerful test of the hypothesis so h नॉट है, कहना चाह रहा है कि h नॉट अगर ऐसा है आपका कि थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा 1, और या तो ये है या थीटा मोर देन इक्वल टू थीटा 2, मतलब ये समझ लो नंबर लाइन है, यहाँ एक नंबर थीटा 1 है, यहाँ एक नंबर थीटा 2 है। तो h नॉट में है या तो थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा है या इससे कम है। तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे h1 क्या बनेगा वर्सेस h1 क्या लिखना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट थीटा 1 से थीटा 2 का जी। तो ये जो थीटा होगा थीटा 1 से थीटा 2 यहाँ पे है आपके पास। सो ये कहना चाह रहा है कि तो इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा, सो इसके लिए आपको यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, और उसका जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। एंड रिमार्क बस लिख देता हूं कि इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन इस टेस्ट का अगर आप फाइंड करोगे सो वो क्रिटिकल रीजन इस टाइप का जो आएगा, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन वो इस फॉर्म का आएगा, Tx मोर देन C1 लेस देन C2।
Tx क्या है, सफिशिएंट एस्टिमेटर, उस फंक्शन टाइप का आएगा। पिछला वाला जो लिखा था तो यहाँ पे मोस्टली जो आपका क्रिटिकल रीजन आएगा इस वाले के लिए, जैसे पहला वाला था तो इसका क्रिटिकल रीजन ये होगा, ये इस तरह से कुछ आएगा, Tx मोर देन इक्वल टू सी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, है ना। यहाँ पे जो करोगे इसका क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह सा होगा ना, यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 के बीच है तो इस तरह कुछ क्रिटिकल रीजन आएगा। लेकिन यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी। प्रूफ ये भी नहीं करता, सोचो ये बुक जो है वीके रात की, ये भी लिखता है कि सी लेहमान फॉर द प्रूफ, दूसरे बुक का रेफरेंस दे दिया ना, लेहमान का जो बुक है, जो सोमेश कुमार, जो लोग यूट्यूब एनपीटीईएल वीडियो देखा होगा तुमने अगर सोमेश सर का, तो वो लोग उसी बुक को उन्होंने फॉलो किया ना, लेहमान वाली, थोड़ा हाई लेवल की है। तो ये रात की उसी का थोड़ा वो एडवांस प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस किया इसने, तो इस बुक में प्रूफ नहीं है, लेहमान वाली बुक में प्रूफ है इसका, इस थ्योरम का। सर इसके पहले वाला जो थ्योरम था जी, उसमें थीटा लेस देन थीटा नॉट होगा अंडर h1, तो वो भी ट्रू होगा सर। हाँ उसके लिए भी हो जाएगा, उसका आगे लिखता हूं मैं, उसके लिए भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है एंड थीटा लेस देन थीटा नॉट है तब भी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो अगर आपका ऐसा है तो क्रिटिकल रीजन अलग होगा लेकिन एग्जिस्ट कर जाएगी। वर्सेस h1 है थीटा लेस देन थीटा नॉट तब भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तब उस केस में इसका क्रिटिकल रीजन Tx लेस देन इक्वल टू सी टाइप का आ जाएगा, तब भी एग्जिस्ट कर जाएगी। है ना, जैसे इस थ्योरम पे बेस्ड इन्होंने एक क्वेश्चन बनाए हैं, तो यही चीज, इसी को स्टेटमेंट बना दी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब ये क्या कह रहे थे, देखो इस पे बोल रहे हैं कि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ना कि एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्या पूछ लेता है, टाइम है हमारे पास। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन बनाया कि लाइक ये क्वेश्चन है कि x1 x2 अप टू xn दे आर IID नॉर्मल म्यू कॉमा 1। अब ये टेस्ट कर रहे हैं कि h0 है म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट कोई फिक्स नंबर है, और h1 है या म्यू मोर देन इक्वल टू म्यू 1। फिर से वही नंबर लाइन पे दो नंबर है, म्यू नॉट और म्यू 1 आपके पास, और अगला केस में है म्यू नॉट और म्यू 1 के बीच है। तो कह रहा है कि इसके लिए आपके पास यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट उसी थ्योरम से, एंड क्रिटिकल रीजन इसका कुछ आता है समेशन xi, ये x बार भी लिख सकते हो, c1 से c2, एंड दिस इज अ क्रिटिकल रीजन, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। ये इस तरह का क्रिटिकल रीजन आएगा आपके पास। जैसे इसी पे आगे ये भी लिख रहा है, जैसे म्यू के लिए हो गया, इसी को सिग्मा के लिए अगला थ्योरम लिख रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि x1 x2 अप टू xn ये IID है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, जैसे ये है। अब ये लिख रहा है कि h0 आपका है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट वर्सेस h1 है सिग्मा इज मोर देन सिग्मा नॉट, फिर h1 है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, h1 है सिग्मा लेस देन सिग्मा नॉट। ये बोल रहा है कि इसके लिए पहले वाले के लिए यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, उसी थ्योरम से एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए भी यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट। और आगे कह रहा है बट उसी एग्जांपल में बता रहा है कि अगर आपने h0 लिया है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट वर्सेस h1 लिया है सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट, तो ये कह रहा है कि इसके लिए है ना, और उसका क्रिटिकल रीजन ऐसा आएगा अगर आप फाइंड करोगे, सो इसके लिए जो क्रिटिकल रीजन आपको मिलेगा एंड इसका क्रिटिकल रीजन आएगा समेशन xi स्क्वायर, ये मोर देन है तो मोर देन इक्वल टू c, और इसका क्रिटिकल रीजन आएगा समेशन xi स्क्वायर लेस देन इक्वल टू c, ऐसा मिलेगा। लेकिन पर सिग्मा लेस देन सिग्मा नॉट, होगा। जी 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 जी
तो लेकिन अब कह रहा है कि दिस पावर ऑफ दिस टेस्ट कैन नॉट एक्सीड दिस हेंस नो टेस्ट ऑफ दिस कैन बी यूएमपी। तो इसके लिए नो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट, और इसके रीजन यही बता रहा है कि जैसे इसके लिए, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड हो गया ना इसमें, इसमें क्या हो गया, इन दोनों का यूनियन आ गया, तो इसके लिए एक अलग क्रिटिकल रीजन मिल रहा है जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, इसके लिए एक अलग क्रिटिकल मिल रहा है जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है। अब इसके लिए कॉमन नहीं मिलेगा हमें, सो यू विल नॉट हैव अ कॉमन, ये दो अलग अलग है क्योंकि एक मोर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू है, तो इसके लिए दोनों, जब सिग्मा मोर देन सिग्मा नॉट है तो वो यूएमपी है, सिग्मा लेस देन सिग्मा नॉट है ये है, तो एक कॉमन क्रिटिकल रीजन नहीं मिल रहा है। तो आपको जैसे बोलते हो आपकी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल मतलब जिसका पावर हाईएस्ट हो, तो एक कॉमन क्रिटिकल रीजन मिले जो किसी और क्रिटिकल रीजन के रिस्पेक्ट में हाईएस्ट पावर देता हो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, एक केस में वो उसका पावर हाईएस्ट है, दूसरे केस में इसका पावर हाईएस्ट है, तो एक यूनिक क्रिटिकल रीजन नहीं मिलेगा इस केस में, और इसीलिए इसके लिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस केस में। सर ग्रुप में ने क्वेश्चन भेजा है, उसमें एक बार चेक करिए, बताइए क्यों नहीं होगा। चेक करते हैं, चलिए आगे और भी क्राइटेरिया है ना, अनबायस्ड टेस्ट तो लिखा ही था अनबायस्ड का, कि अनबायस्ड का डेफिनेशन है कि पावर शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा, है ना, पावर ऑफ द टेस्ट शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा, तो वो आपका द साइज अल्फा टेस्ट इज कॉल्ड अनबायस्ड इफ द पावर इज मोर देन इक्वल टू अल्फा। तो ये है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे तो, लेकिन ठीक है चलिए ट्राई करते हैं। आगे भी है लोकली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, अब यहाँ पे एक अलग क्राइटेरिया है, वाले बुक में चैप्टर 9 में। जी जी जी, अभी था यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, अब क्या हो गया लोकली मोस्ट पावरफुल, तो लोकली का मतलब हो गया लोकल मैक्सिमा, है ना, और जो यूनिफॉर्मली था मतलब ग्लोबल मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो मतलब उसके नेबरहुड में बात करेगा यहाँ पे कि नेबरहुड में अगर हाईएस्ट पावर है तो वो लोकली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, और जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू हो, हर थीटा के लिए एक कॉमन क्रिटिकल रीजन हो जिसकी हाईएस्ट पावर होती हो, तो वो यूनिफॉर्मली है। तो लोकली मोस्ट पावरफुल आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपके टेस्ट में सिर्फ यूएमपी है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ऐसे टेस्टिंग बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब थ्योरेटिकल। चलिए ट्राई करते हैं, भेजिए देखिए यहाँ भी एक थ्योरम एक और दिखा, ये एक्चुअली कैसेला वर्गर की बुक है, इसमें भी एक एग्जांपल है इन्होंने दिया है, तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ। ये जो लिखा है पेज नंबर 392 पे एग्जांपल 19 है, तो ये कहता है एग्जांपल ही है, सो ये कह रहा है कि x1 x2 xn भी x1 x2 xn जो है ये IID है नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक, और जहां सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो एक काम करो सिग्मा स्क्वायर को 1 रख दो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कंसीडर करो h0 है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस h1 है थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, ये आपको टेस्ट करना है। तो फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू अल्फा 1 रख दिया मैंने, सो दिस प्रॉब्लम हैज ओके, सो वही कह रहा है कि एक केस में x बार लेस देन के टाइप का वो आएगा हाईएस्ट पावर वाला, दूसरे केस में x बार मोर देन आएगा, सो
तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दिस हैज, इस केस में भी इसके पास नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, ये कहना चाह रहा है। यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो इसी रीजन पे वो एक पॉइजन वाला क्वेश्चन था, अभी आपको समझ आ रहा होगा कि वहां लिखा कि थीटा नॉट इक्वल टू 3, तो यूएमपी एग्जिस्ट करने के लिए थीटा को या तो मोर देन थीटा नॉट होना पड़ेगा या लेस देन थीटा नॉट होना पड़ेगा। क्योंकि 3 4 के था, तो 3 के 4 तो बड़ा हो गया, तो बाकी सारी वैल्यूज को के को भी बड़ा ही होना पड़ेगा, ये चीज था। तो उसका ऑल्टरनेटिव थीटा मोर देन थीटा होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा वो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करेगी वहां पे। सो ये इसी थ्योरम को उसने बनाया था ना, तो ये कहना चाह रहा है ना कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ यूएमपी टेस्ट। So no UMP test of level alpha exists in this problem, है ना, एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि इसमें भी यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ म्यू 0 किया था, सिग्मा को टेस्ट किया, तो इसका कोई यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ भी ऐसे ही है, जबकि अगर आप एच नॉट लेते हो, थीटा इज थीटा नॉट वर्सेस H1 लेते हो, थीटा मोर देन थीटा नॉट, तो इसमें एग्जिस्ट करेगी यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, एंड इसका क्रिटिकल रीजन कुछ आएगा x बार मोर देन c। और जबकि आप यहाँ लोगे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस H1, थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, तो इस केस में यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, एंड इसका क्रिटिकल रीजन ऐसा होगा। ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं x बार यहाँ पे सफिशिएंट एस्टिमेटर, वो उसका सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा, तो उसके टर्म्स में लिखते हैं ये लोग। तो एक क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, चलिए इसको ट्राई करते हैं। हाँ चलिए, ये आते हैं, इसकी बात कर रहे थे ना आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास जो H नॉट है वो क्या है, थीटा बिलोंग्स टू 1 2, और H1 क्या है, थीटा इज लेस देन 1 और थीटा इज मोर देन 2। ये प्रॉब्लम आ गया ना, या तो सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ मोर देन हो, दोनों आ गया। तो इस केस में यूएमपी टेस्ट विल नॉट एग्जिस्ट। वही तो वहां पे दिक्कत है, इसके साथ क्या दिक्कत है, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट के साथ क्या दिक्कत है, ये तो दिक्कत है ना कि इसमें क्या छुपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि थीटा इज मोर देन इक्वल टू थीटा नॉट, सॉरी नॉट, थीटा इज स्ट्रिक्टली मोर देन थीटा नॉट और थीटा इज स्ट्रिक्टली लेस देन थीटा नॉट। तो ये दो चीजें एक साथ है, यही तो दिक्कत है इसके साथ कि ऑल्टरनेटिव में दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। हाँ, तो यही दिक्कत यहाँ भी है, लेस देन भी आ गया, मोर देन भी आ गया, तो जो दिक्कत इसके साथ है वही दिक्कत इसके साथ है। इसीलिए नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, जो हमने बोला था कि यहाँ पे लेस देन मोर, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा विद द सेम रीजन। तो या तो सिर्फ अगर ये नहीं होता तो अब यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करेगी, या ये नहीं होता तो अब फिर यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट करेगी। दोनों है इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यूएमपी टेस्ट जो क्रिटिकल रीजन होगा कुछ ऐसा tx लेस देन इक्वल टू c, इसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रीजन होगा tx मोर देन इक्वल टू c, बट देयर विल नॉट बी अ कॉमन क्रिटिकल रीजन दैट विल जनरेट हाईएस्ट पावर करस्पॉन्डिंग टू ईच थीटा बिलोंग्स टू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये चीज है, तो ये रीजन है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर है सी ऑप्शन है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको यही देखना है कि जब भी अल्टरनेटिव लिखा हो क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिया, नॉर्मल दिया था ना, तो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, इसका लाइक्लीहुड रेशियो आपका मोनोटोन होता है, तो लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है, तो इस केस में जो आपका नॉर्मल थीटा 1 है तो लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है, तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ मोर देन हो या सिर्फ लेस देन हो, नॉट बोथ, तो इन दैट केस यूएमपी टेस्ट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और कोई रह गया?
गेट में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एकदम डीप में जाके आते हैं। जी जी, तो सीखेंगे धीरे धीरे, मैं भी सीख ही रहा हूँ ना, वो तो वैसे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ कि मुझे भी है ना, पहले मैं कोई और रीजन सोच रहा था, एग्जाम में होगा कि नहीं होगा। अब मेरा खुद ही क्या हाल हुआ, अभी पहले मैं कोई और लॉजिक सोच रहा था, अब मुझे समझ अच्छा रीजन तो ये है एक्चुअली, तो ऐसे भी होते हैं कई बार ये चीजें थोड़ी देर समझ आती है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन ये है कि रिजल्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये एटलीस्ट एक बार हमने थ्योरी कवर कर लिया इसका, कि जो ये सिलेबस कहता है ना, ये कहना चाह रहा है कि लाइक यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर द फैमिलीज ऑफ मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी। ये देखा हमने, क्या क्या बोला है इसने, ये पहले ही देख चुके हैं हम, एक्सपोनेंशियल फैमिली पहले देख चुके हैं। अब अनबायस्ड टेस्ट क्या है, जिसका पावर जो होगा मोर देन इक्वल टू अल्फा होगा, तो कोई भी मोर देन साइज होगा, हाँ सॉरी हाँ, मतलब पावर मोर देन साइज होगा, यस, तो उस पे हो जाएगा, तो ये भी है हालांकि यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन तो पता है। हाँ, और क्वेश्चन ऐसा कोई गेट का बचा नहीं ना, टेस्टिंग के सारे क्वेश्चन हो गए, एक बचा है 23 वाला, वो जो कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन बचा है बस। हाँ, और जो नॉन पैरामीट्रिक पे जो है, हाँ वो तो नॉन पैरामीट्रिक अलग टॉपिक है, वो तो अभी ये जब पढ़ेंगे तब उसका करेंगे, सब टेस्ट ही है इसमें, देख रहे हो आप कि काई स्क्वायर टेस्ट, कोलमोग्राफ सिंड्रोम टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, मान विटनी टेस्ट, तो ये सब डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, तो वो तो टेस्ट पे ये नॉन पैरामीट्रिक, यहाँ पे क्या है, पैरामीटर का काम नहीं होता, यहाँ पे मेनली डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर हो रहा है, या हम लोग मतलब पैरामीटर पे वर्क नहीं होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क होता है, तो यहाँ पैरामीटर पे वर्क नहीं होता है, ये है। और जो पैरामीट्रिक इन्फरेंस है वहाँ पैरामीटर के ऊपर काम हो रहा था, अब यहाँ पे पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी यही है अनबायस्ड टेस्ट। वही अनबायस्ड टेस्ट का एग्जांपल ये बोल रहा है कि अगर क्लास ऑफ ऑल अनबायस्ड साइज अल्फा है, इफ देयर एग्जिस्ट अ टेस्ट दैट हैज मैक्सिमम पावर, देन इट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड साइज टेस्ट। तो बहुत सारे अनबायस्ड टेस्ट हैं, उसमें जिसका हाईएस्ट पावर होगा वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट होगा, तो ऑब्वियस है। ठीक है, थ्योरी इसको कंप्लीट मानो, बाकी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो एक बस वो क्वेश्चन रह गया कार्डिनलिटी वाला, और एक उधर रह गया था किसमें हम लोग स्टोकेस्टिक कर रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन वो रह गया था पार्क वाला, नहीं कि पार्क में कोई आ रहा है जा रहा है, तो लाइक 10 लोग थे, तो एक जाने से पहले 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, तो वो रह गया। हाँ 1/p का p पूछ रहा था उसमें, हाँ तो वो क्वेश्चन रह गया, तो वो नहीं हुआ था सॉल्व। और इधर एक अभी टेस्टिंग में रह गया वो कार्डिनलिटी वाला 2023 का जो क्वेश्चन है वो रह गया। ठीक है, देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन तो आया नहीं है, देखेंगे इसमें आगे आ जाएगा क्या है इसमें। अभी नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो अब ये बच्चे हैं, बाकी देखेंगे पीआई तो हो ही गया, क्वेश्चन देखेंगे जो होगा यहाँ पे अगर आएंगे तो इसका पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बचेगा देखेंगे क्या बचा है, तो इसमें 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद तो अभी 2-3 क्लास में से कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको लिनियर अलजेब्रा की ना, ये जो यहाँ पे है पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको मल्टीवेरिएट में, है ना। हाँ तो ये सब पता होना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, ये सब आगे काम आएगा मतलब आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये क्या है ये देखते हैं, तो मेनली यही है, तो एक बार इसको मेनली डिस्कस कर लो, बाकी क्या है यहाँ तक कर ही लिया था, इक्विवेलेंस, सिमिलरिटी, डायगोनलिटी, यही से स्टार्ट करता हूँ, बाकी तो हो जाएगा। ये वाला पार्ट पहले कर लो, उधर लार्ज सैंपल टेस्ट पढ़ाएंगे आगे। इसमें क्या क्या रह गया, अभी भी कुछ रह गया रह गया नहीं, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गया। अनबायस्ड टेस्ट तो वही है, बाकी वही है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट, ठीक है, तो एक क्लास में ये कर सकते हैं। और कुछ रह गया देख लो, बाकी तो उधर है ना, सारे कर ही दिए थे हमने। टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, उसको देखते हैं अभी, तो लार्ज सैंपल टेस्ट कर लेंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कोई टॉपिक रह गया देखो, तो इधर खत्म हो गया ना, यहाँ से अगर ये मैं खत्म करवा दूं
तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ यहाँ से लेके बस ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक जो हमने थ्योरीज एटलीस्ट, अभी पीवाईक्यू एक बार और डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू ईयर वाइज, जैसे जैम का भी कर रहा हूँ मैं 22-23 ऐसे करके, तो वैसे गेट का भी करेंगे, ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। अभी तो टॉपिक वाइज चल रहा है तो वो अभी ठीक है। इसमें एक ये करा देता हूँ, लार्ज सैंपल टेस्ट एक ये हो गया और इधर मैट्रिक्स थ्योरी वाला हो गया। तो ये करके ये मैट्रिक्स थ्योरी का जो कहाँ गया पोर्शन, ये वाला, तो इसके पोर्शन करके ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट के 3 टॉपिक बचेंगे तो इस पे फोकस करेंगे वन बाय वन, दिस। चलिए तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में ठीक है मिलते सर। हैं।